मैं डॉक्टर आर.के. पुरोहित, आपका स्वागत है। आज अमेरिकन संविधान के अंतर्गत कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट की चर्चा करेंगे। सीनेट अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आकर्षण का केंद्र। अमेरिकन संविधान व्यवस्था में से सीनेट को हटा दीजिए, पूरी संवैधानिक व्यवस्था बेकार हो जाएगी, काम नहीं कर पाएगी। इसे लास्की करता है अमेरिकन संविधान। लास्की कहता है सीनेट के विरुद्ध सब कुछ जानने और सुनने के बाद यह कहा जा सकता है कि यह अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था की सर्वाधिक सफलताओं में से एक है। और मानना पड़ेगा संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि को, जिन्होंने सीनेट का संगठन किया, सीनेट का प्रावधान किया, उसके संगठन को बढ़िया बनाया और उसमें ऐसे लोगों को आने के लिए प्रेरित किया जो पूरे अमेरिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो सीनेट अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था की जान है। यह कांग्रेस का द्वितीय सदन है। केवल संविधान में ब्रोगन लिखता है कि अमेरिकन संविधान निर्माता जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस में सबसे पहले सीनेट का उल्लेख किया, उसके बाद प्रतिनिधि सभा का उल्लेख किया। जब किसी को हम द्वितीय सदन कहते हैं तो द्वितीय सदन को उल्लेख बाद में होना चाहिए, लेकिन यह कि लिखने की त्रुटि नहीं थी, अपितु यह संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि वे एक ऐसे सदन का निर्माण करें जो दुनिया में जाना जा सके और दुनिया के लोग उसके प्रति आकर्षित हो सकें। इस सीनेट की मंशा क्या है, सीनेट क्या करता है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो वहां पर 55 सदस्य उपस्थित फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, जिसमें कि बड़े बड़े राज्यों के भी प्रतिनिधि थे, छोटे छोटे राज्यों के प्रतिनिधि थे। तो कांग्रेस के इन सीनेट और प्रतिनिधि सभा के गठन को लेकर के सदस्यों के तीव्र मतभेद था और यहां तक की नौबत आ गई थी कि कहीं संविधान सभा भंग न हो जाए। आखिर में कनेक्टिकट राज्य ने एक फार्मूला सुझाया। उसने यह प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस के तो 2 सदन होंगे, प्रथम सदन का निर्माण जनसंख्या के आधार पर हो और दूसरे सदन का निर्माण समानता के आधार पर हो, क्योंकि बड़े राज्यों का सोचना था कि दोनों सदनों का संगठन जनसंख्या के आधार पर हो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि वहां पर भेज सकें और हमारा वर्चस्व स्थापित बना रहे। लेकिन छोटे राज्यों को सोचना था कि ऐसा करने से तो हम लोग दब जाएंगे, जबकि संघात्मक व्यवस्था में समानता का सिद्धांत होता है, हमारे साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो बड़े राज्य ज्यादा हावी हो रहे थे। बड़े राज्यों के इस निरंकुशता को, इस प्रकार के स्वच्छंद प्रवृत्ति को अंकुश लगाना जाना आवश्यक था। तो आखिरकार समझौता यह हुआ कि प्रथम सदन में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होगा, बड़े राज्य खुश हो गए, और दूसरे सदन में समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, छोटे राज्य इसमें खुश हो गए। और इस प्रकार से चूंकि छोटे राज्यों के हितों का यहाँ पर अच्छी तरह से संरक्षण होता है, इसलिए भी संविधान निर्माताओं ने सीनेट को समानता के आधार पर स्थापित किया और उसे अन्य देशों के द्वितीय सदन की तुलना में ज्यादा शक्ति संपन्न बनाया। देखें इसका निर्वाचन कैसे होता है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, वह इसका मताधिकार के आधार पर होता है। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि राज्यों की विधानसभाएं सीनेट के 2 सदस्यों का निर्वाचन करेंगी। मूल संविधान में व्यवस्था थी। और आप जैसा आप सभी जानते हैं कि यदि कुछ लोग 1-2 लोगों का निर्वाचन करेंगे तो वोट खरीदा जा सकता है। और अमेरिका में पैसे की क्या कमी है।
परिणाम ये होता था कि जितने सदस्य, जितने वोट चाहिए उतने लोगों को, उतने वोट को बड़े बड़े धनी और संपन्न लोग खरीद लेते थे। परिणाम ये होता था कि अयोग्य और भ्रष्ट व्यक्ति भी सीनेट में निर्वाचित होकर के पहुंच जाते थे। जब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो इस व्यवस्था को संवैधानिक संशोधन के द्वारा ठीक किया गया। 17वां संशोधन संविधान में किया गया 1913 में। आपको ताज्जुब होगा, इस संवैधानिक संशोधन को लगभग 90 बार, कितने बार? 90 बार सीनेट में पेश किया गया था संशोधन विधेयक के रूप में, और 90 बार यह अस्वीकृत हुआ। 91वें बार यह विधेयक पारित हुआ था। और प्रावधान क्या था कि जो जनता प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है वही जनता सीनेटर का भी निर्वाचन करेगी। ये प्रावधान था। मतलब यह हुआ कि पूरे राज्य से 2 प्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ, और 2 प्रतिनिधियों का निर्वाचन में एक बार में एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा, दूसरी बार दूसरा प्रतिनिधि निर्वाचित होगा। एक ही बार में दोनों सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता, क्योंकि आगे चल करके कार्यकाल के अंतर्गत देखेंगे। तो एक बार में एक ही प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा। तो मतलब जिस प्रकार से अमेरिका में राज्यपाल का निर्वाचन होता है, पूरे राज्य में एक राज्यपाल होता है, इसी प्रकार से एक सीनेटर का निर्वाचन जब होता है हर दूसरे साल में, तो वह पूरे राज्य में एक सीनेटर ही निर्वाचित होता है। तो सोचिए कि एक व्यक्ति का निर्वाचन होने का मतलब है जो गरिमा राज्यपाल को होती है वही निर्वाचन की गरिमा उस एक सीनेटर के निर्वाचन में होती है। तो अब सीनेटरों का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। उसको अलग अलग एक बार में एक ही सदस्य का निर्वाचन होता है, फिर दूसरे साल दूसरे का निर्वाचन होता है। इस प्रकार से वहां पर व्यवस्था की गई। तो आगे देखिए योग्यता में सबसे पहला है योग्यता, उसको अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज, उसको अपने राज्य का नागरिक होना चाहिए, और उसको कम से कम 9 वर्ष तक अमेरिका में निवास किया हुआ होना चाहिए। देखिए, प्रतिनिधि सभा के लिए 7 वर्ष है, सीनेट के लिए 9 वर्ष है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 14 वर्ष का अमेरिका में निवास जरूरी माना गया है, और फिर उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए, ताकि मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति सीनेट का सदस्य बन सके। दुनिया के प्रायः सभी देशों में लोकसभा की तुलना में, प्रथम सदन की तुलना में द्वितीय सदन के सदस्यों की उम्र ज्यादा रखी जाती है, ताकि परिपक्व व्यक्ति वहां पर निर्वाचित होकर के या मनोनीत होकर के पहुंच सके। फिर है अवधि, इसकी अवधि 6 वर्ष की है। प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह व्यवस्था अमेरिका में सबसे पहले लागू की गई। उसको हमने अपने राज्यसभा में और राज्यों की विधान परिषद में लागू किया है। तो होता क्या है, जैसे अमेरिका में कभी 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 2 सदस्य में एक सदस्य का निर्वाचन एक बार, और फिर अगले बार दूसरे सदस्य का निर्वाचन होता है। ये 6 साल तक रहते हैं। होता क्या है, अपने भारत के संदर्भ में इसको उदाहरण के रूप में समझिए। जैसे मान लीजिए अपने छत्तीसगढ़ में 5 सदस्य का कोटा राज्यसभा में, तो जब पहली बार निर्वाचन होगा तो इन 5 लोगों को 3 भाग में बांट देंगे। 1/3 सदस्य है, तो 3 वर्ग हो गए, 2, 2, 1। तो जब पहली बार निर्वाचन होगा तो 2 सदस्यों का निर्वाचन 2 साल के लिए होगा, दूसरे वर्ग के 2 सदस्यों का निर्वाचन 4 साल के लिए होगा, और तीसरे वर्ग के 1 सदस्य का निर्वाचन 6 साल के लिए होगा। 3 वर्गों में बांट दिया, A, B, C। पहले 2 सदस्यों का निर्वाचन 2 साल के लिए होगा, दूसरे वर्ग के 2 सदस्यों का निर्वाचन 4 साल के लिए होगा, और तीसरे वर्ग में 1 सदस्य बचा, उसका निर्वाचन 6 साल के लिए होगा। तो 6 साल हो गया, 2 साल, 4 साल, फिर 6 साल, ये हो गया। अब 8वें वर्ष में फिर निर्वाचन होगा। 8वें वर्ष में जब निर्वाचन होगा तो
एक कैटेगरी के जो 2 सदस्य पहली बार निर्वाचित हुए थे वो अगली बार चुनाव लड़ सकते हैं या उनकी जगह पर 2 सदस्यों का निर्वाचन हो जाए। फिर हर 2-2 साल के बाद इन ए, बी, सी तीनों कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले सदस्यों का निर्वाचन होता जाता है। परिणाम स्वरूप एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन होकर के ये सदस्य आ जाते हैं। वैसे ये बात महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में कई सीनेटर ऐसे भी हुए हैं जो 30, 35, 36 साल तक भी सदस्य बने हुए सीनेट का सदस्य बनकर के उन्होंने काम किया है। तो बहुत ही लोकप्रिय सदन है। वैसे द्वितीय सदन उच्च सदन होता है, लोकप्रिय सदन के प्रथम सदन को माना जाता है, लेकिन सदस्यता के मामले में यह बहुत बढ़िया सदन है, क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, उतनी योग्यता हासिल करनी पड़ती है। तो एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इस प्रकार से प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। मतलब यह है कि 2/3 सदस्य सीनेट में हमेशा पुराने बने रहते हैं। ये है सदस्य संख्या। इसकी सदस्य संख्या समानता के आधार पर है, 50 दूनी 100 सदस्य इसमें होते हैं। इसकी गणपूर्ति 51%, मतलब 100 में आधा से ज्यादा सदस्य जब तक सदन में उपस्थित नहीं होंगे तब तक सदन की कार्यवाही चालू नहीं की जा सकती। फिर अधिवेशन, इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष एक कम से कम होना चाहिए और कांग्रेस के दोनों सदनों ने नियम बना लिया है कि 3 जनवरी को प्रतिवर्ष सदन का अधिवेशन बुलाया जाएगा। सामान्य अधिवेशन यहाँ पर कांग्रेस खुद अपना बुलाता है, विशेष अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। तो 3 जनवरी को प्रति वर्ष इसका अधिवेशन शुरू होता है और जब तक दोनों सदन अधिवेशन स्थगन के बारे में प्रस्ताव पारित न कर देंगे तब तक इसका अधिवेशन मई जून तक भी करते रहता है। और यदि मान लीजिए दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है सदन स्थगन की तारीख के संदर्भ में, तो फिर राष्ट्रपति अधिवेशन स्थगन की तारीख तय करता है। फिर है विशेषाधिकार। सदस्यों को भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। सदन में व्यक्त किए गए विचार के आधार पर इनके विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती और दूसरी चीज दीवानी मामलों में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर है अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन अध्यक्ष होता है। यहां से ही उपराष्ट्रपति को द्वितीय सदन का अध्यक्ष बनाने की परंपरा शुरू हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति यदि सही सलामत 4 साल का कार्यकाल पूरा कर देता है तो उपराष्ट्रपति के पास पूरा 4 साल तक कोई काम नहीं, तो इसलिए उसको द्वितीय सदन का पदेन अध्यक्ष बना करके रखा जाता है ताकि कम से कम उसका 4, 5, 6 महीना का टाइम तो निकल जाए, कुछ तो काम करे वह। तो एक तरफ वह अपना समय भी व्यतीत करता है, तो दूसरी तरफ वह सदन के अध्यक्ष के रूप में वह सदन पर नियंत्रण भी करता है या नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी परिलक्षित करता है। तो वह सदन के अध्यक्ष के रूप में पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति मूलतः कार्यपालिका का व्यक्ति होता है, लेकिन वह व्यवस्थापिका में आकर काम करता है, इसलिए वह पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष होता है। जहां पर एक व्यक्ति दूसरे संस्था में जाकर काम करे उसको पदेन कहते हैं। तो वह सदन में शांति व्यवस्था अनुशासन की स्थापना करता है, विधेयकों को पेश करने की अनुमति देता है, वाद विवाद की अनुमति देता है, सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है, मतदान कराता है, मतगणना करता है, परिणामों की घोषणा करता है और निर्णायक मत देता है। ये उपराष्ट्रपति का काम। सभापति के रूप में वह सदन का संचालन करता है। अब देखिए सीनेट के कार्य और शक्ति महत्वपूर्ण है। दोनों सदनों के शक्तियों की तुलना करते हुए चलेंगे ताकि स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी शक्ति। प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका के क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। वह केवल युद्ध और शांति की घोषणा सीनेट के साथ मिलकर करेगी।
दोनों सदन मिल करके युद्ध की घोषणा करते हैं। भारत में राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है संसद की अनुमति से। अमेरिका में राष्ट्रपति भी युद्ध की और शांति की घोषणा करता है, लेकिन प्रस्ताव सीनेट के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। तो सीनेट और मतलब कांग्रेस को युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है। फिर है नियुक्ति। ये नियुक्ति और संधियों का अनुसमर्थन। ये दो ऐसी शक्तियां हैं जो प्रतिनिधि सभा को नहीं दी गई हैं, केवल सीनेट को दी गई है। नियुक्ति और संधि का अनुसमर्थन। नियुक्ति को पहले देखते हैं। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए अनेक उच्च पदों पर नियुक्तियां करता है, और केंद्र सरकार के कार्यालय पूरे देश भर में स्थापित हुए रहते हैं। तो इन कार्यालयों में उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति, और विशेष करके अमेरिका में जैसे मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करना, राजदूतों की नियुक्ति करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, सेनापति की नियुक्ति करना, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इन सभी लोगों की नियुक्ति करना, जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उन सबको नियुक्त करना राष्ट्रपति का काम है। लेकिन हैमिल्टन जो संविधान सभा का सदस्य था, उसको भय था कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियां पारिवारिक प्रेम, व्यक्तिगत स्वार्थ और लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से प्रेरित हो सकती हैं। इसलिए राष्ट्रपति की नियुक्ति शक्ति पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। तो परिणाम यह हुआ कि सीनेट को नियुक्तियों के अनुसमर्थन की शक्ति प्रदान की गई। मतलब यह है कि राष्ट्रपति जितने भी उच्च पदों पर नियुक्तियां करता है, इन सभी नियुक्ति प्रस्ताव को वह सीनेट में भेजता है। सीनेट में चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद सीनेट जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है, उस नियुक्ति को स्वीकृति देता है, तब जाकर के वह व्यक्ति पद ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं। और 2/3 बहुमत, थोड़ा सा गणित को, कैलकुलेशन को देखिए। सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। अमेरिका में 2 दल हैं, डेमोक्रेटिक दल, रिपब्लिकन दल। दोनों 19-20, 20-21 हैं। इनके बीच 70 और 30 का अनुपात नहीं है, 60-40 का अनुपात नहीं है। इनके बीच लगभग 55 और 45 का अनुपात होता है। 55-45 मतलब एक दल को 55 सदस्य, यदि एक दल के 55 सदस्य हैं तो दूसरे दल के 45 सदस्य होते हैं। मतलब कोई भी एक दल को 2/3 बहुमत एक बार में नहीं मिल पाता। इतना टफ कॉम्पिटिशन होता है। दोनों दल 19-20 हैं। तो जब एक प्रस्ताव को पारित करने के लिए 67% वोट चाहिए, 100 में 67 सदस्यों का समर्थन चाहिए, जबकि आपके दल के 55 सदस्य हैं, तो आप कैसे करके काम कर सकते हैं? तो सीनेट में दलगत अनुशासन बहुत ढीला है। सीनेट के सदस्य भले ही दलीय सदस्य होते हैं, लेकिन जब काम करना होता है तो आपस में मिलजुल करके काम करते हैं, ताकि प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाए। और यदि 2/3 पर यदि इस प्रकार से अटक जाए, भारत में जैसे बीजेपी वाले बीजेपी को ही हर प्रकार से वोट देंगे, कांग्रेस वाले किसी भी स्थिति में बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे, या कांग्रेस का समर्थन कभी भी बीजेपी या दूसरा दल नहीं करेंगे, ऐसा अधिक दलगत अनुशासन इतना कठोर नहीं है। अमेरिका में सब काम मिलजुल करके ही होगा, नहीं तो काम हो ही नहीं पाएगा। तो नियुक्तियों का अनुसमर्थन सीनेट के द्वारा किया जाता है, तब जाकर के वह नियुक्त किया गया व्यक्ति पद ग्रहण करता है। इसमें सीनेटोरियल शिष्टाचार, इसकी चर्चा राष्ट्रपति के चैप्टर में हो चुकी है। तो राष्ट्रपति समर्थन प्राप्त करने के लिए उस राज्य के 2 सीनेटरों से परामर्श लेता है। ये सीनेटर अपने रिश्ते नातेदारों को, कुछ लोगों को नियुक्त करने की सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति उनका काम कर देता है, तो कल को सीनेटर भी राष्ट्रपति का काम कर देते हैं। गिव एंड टेक, ए बान ऑफ गिव एंड टेक, लेना और देना, एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना। इस प्रकार से जब तक मिली भगत इनकी नहीं होगी, शासन का काम संचालित नहीं हो सकता। तो सीनेटोरियल शिष्टाचार के लिए यद्यपि राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मानना पड़ता है। ये होगी नियुक्ति का अनुसमर्थन।
दूसरा है संधियों और समझौते का समर्थन। राष्ट्रपति विदेशों से जितनी संधियां और समझौते करेगा सब पर सीनेट की 2/3 बहुमत की स्वीकृति अनिवार्य है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है। एक उदाहरण बहुत बढ़िया, इसका उदाहरण सबको देते हैं, आप भी ये उदाहरण सुनिए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 तक। युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के नेतृत्व में वर्साई में शांति सम्मेलन आयोजित किया गया और उस वर्साई के शांति सम्मेलन में, वर्साई की संधि में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। एक अंतर्राष्ट्रीय संघ, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसके पहले जो पहली संस्था थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बनने वाले संघ की, उसका नाम था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और वुडरो विल्सन को इस राष्ट्र संघ का जनक कहा जाता है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना की घोषणा हो गई। अमेरिका ने आदि वहां पर जितने सदस्यों ने भाग लिया था सबने उस पर सिग्नेचर कर दिया। जब वुडरो विल्सन वापस अमेरिका गए तो उन्होंने इस वर्साई की संधि को सीनेट में स्वीकृति के लिए भेजा और सीनेट ने उसे अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप जो अमेरिका राष्ट्र संघ का जनक था, जो विल्सन राष्ट्र संघ के जनक थे, वही अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया। तो संधि में, तो संधियों के अनुसमर्थन के बारे में सीनेट इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि हर प्रकार से राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। और जॉन हे ने मजे की बात की। जॉन हे कहता है सीनेट में पेश की जाने वाली संधि अखाड़े में उतरने वाले सांड के समान है। उस पर अंतिम प्रहार कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, कोई बता नहीं सकता। लेकिन इतना तय है कि जब वह अखाड़े से बाहर आएगा तो वह सही सलामत और स्वस्थ नहीं रहेगा। सीनेट में पेश की जाने वाली संधि अखाड़े में उतरने वाले सांड के समान है। जब अखाड़े में सांड उतर रहा है तो उस पर प्रहार तो होगा, घायल तो होगा, चोट तो लगेगी। इसी प्रकार से जब कोई संधि का प्रस्ताव राष्ट्रपति सीनेट में भेजता है तो इतनी आलोचना, प्रत्यालोचना, संशोधन, परिवर्तन उसमें इतना ज्यादा हो जाते हैं कि कई बार राष्ट्रपति को बहुत खिन्न मन से उस संधि समझौते को रद्द करना पड़ जाता है। ये सीनेट का राष्ट्रपति पर सबसे बड़ा नियंत्रण है, सबसे बड़ा घातक हथियार है। ये है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अंतर्गत दोनों सदनों की शक्तियां समान है। दोनों सदन मतलब प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों मिलकर के विधेयक पास करते हैं। विधेयक पास करने के बाद फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। विधेयक किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। पहला सदन पहले पास करेगा, उसका दूसरे सदन में भेजा जाएगा, दूसरा सदन भी उसको पास कर देता है तो अगला स्टेप राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा। यदि मान लीजिए दोनों सदन में मतभेद है, एक सदन पास कर देता है, दूसरा सदन संशोधन सहित पास करता है, तो मतभेद हुआ ही। तो मतभेद को दूर करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई जाती है और संयुक्त समिति में दोनों सदन के सदस्य होते हैं, 2-2, 4-4, 8 ये मिलकर के मतभेद को दूर करने की कोशिश करते हैं। यदि मतभेद दूर हो गया, दोनों सदनों की सहमति हो गई तो ठीक है, नहीं यदि फिर भी मतभेद बना रहे, दूसरी बार फिर एक नई संयुक्त समिति बनाते हैं। फिर भी मतभेद बना रहा तो उस विधेयक को ही रद्द कर दिया जाता है। तो विधायी क्षेत्र में वैसे सीनेट की संख्या भले ही कम हो, लेकिन उसमें प्रतिभाशाली लोग होते हैं, इसलिए सीनेट की यहाँ पर विजय होती है। तीसरा है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत बजट सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में पेश किया जाता है। परंपरा है, नियम नहीं, परंपरा है। प्रतिनिधि सभा में चूंकि आम जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए प्रतिनिधि सभा में सबसे पहले बजट पेश किया जाता है। प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित बजट या धन विधेयक
सीनेट में जब पेश किया जाता है तो सीनेट केवल शीर्षक को बदल नहीं सकती, बाकी पूरे प्रावधान को आमूल चूल परिवर्तित कर सकती है। आमूल चूल परिवर्तन। मान लीजिए कोई एक नई चीज की स्थापना करनी हो, उसके लिए मांग की गई राष्ट्रपति के द्वारा 50 अरब डॉलर, प्रतिनिधि सभा ने पास कर दिया, सीनेट में भेजा, सीनेट में चर्चा होने के बाद उस 50 अरब डॉलर को 500 डॉलर में परिवर्तित कर सकती है सीनेट। मतलब कि सीनेट शीर्षक को बदल नहीं सकती, उसको पास करना पड़ेगा और उस 50 अरब डॉलर को 500 डॉलर में भी परिवर्तित कर सकती है। तीसरा है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है, सीनेट फिर उसकी जांच करेगी। जब सीनेट उस महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होती है तो उसको महाभियोग न्यायालय कहते हैं। महाभियोग न्यायालय की अध्यक्षता अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। वहां पर उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, उस पर आरोप लगाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, वह स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अपना जवाब देता है। तमाम छानबीन के बाद यदि सीनेट यह पाता है, सीनेट पर फिर मतदान होता है। यदि 2/3 बहुमत से उस महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है सीनेट की, तब फिर उस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से पदच्युत मान लिया जाता है। अभी तक लगभग 14 बार 12-14 बार सीनेट महाभियोग न्यायालय के रूप में बैठ चुका है, जिसमें से लगभग 4 बार सफल हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण महाभियोग न्यायालय के रूप में जब पहली बार सीनेट बैठा था, वह था एंड्रू जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव 1867 में। अब्राहम लिंकन की मृत्यु के बाद एंड्रू जॉनसन राष्ट्रपति बने थे। कुछ कारणों से एंड्रू जॉनसन और सीनेट के बीच, कांग्रेस के बीच मतभेद हुआ और उस मतभेद का परिणाम यह हुआ कि एंड्रू जॉनसन के विरुद्ध अमेरिकन इतिहास में पहली बार महाभियोग प्रस्ताव शुरू किया गया। प्रतिनिधि सभा ने पास कर दिया। जब सीनेट में आया तो सब ने चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद फिर मतदान की बारी आई। सब ने एक एक करके अपना वोट दिया। आखिर में एक सदस्य बचा। उस सदस्य से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने पूछा, मिस्टर मेंबर, योर वोट, आपका वोट किधर है? महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में है या उसके विरुद्ध है? वह सदस्य अपने संस्मरण में लिखता है कि आज पूरी दुनिया की नजरें मेरे इस एक वोट पर रह गई है। मेरा एक वोट आज इतिहास बनाएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में इतिहास बनाएगा, और मैं अंतिम रूप से इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमारे प्रशासन पर दाग। तब वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कहता है, मेरा वोट महाभियोग प्रस्ताव के विरुद्ध जाता है। और उस एक वोट के कारण ही एंड्रू जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। जो 4 बार इसको सफलता मिली, किसी मंत्री के विरुद्ध, किसी राजदूत के विरुद्ध, किसी न्यायाधीश के विरुद्ध, इस प्रकार से उसको सफलता मिली है। आज तक अमेरिका में कोई राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा पद से नहीं हटाया जा सका है। क्लिंटन के विरुद्ध में महाभियोग प्रस्ताव शुरू हुआ था। उसके बाद संविधान में संशोधन का अधिकार, प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों मिलकर के संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव पारित करते हैं 2/3 बहुमत से। फिर उसके बाद राज्यों की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जब 3/4 राज्य, मतलब 50 में 38 राज्य उस संशोधन को स्वीकृति देते हैं, तब संशोधन हो जाता है। मतलब सीनेट भी संवैधानिक संशोधन में भाग लेता है। इसके बाद 6वां है निर्वाचन। यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी एक उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न मिले, 538 में 270 वोट, तब फिर सीनेट के सदस्य एक वोट,
100 सदस्य 100 वोट के आधार पर 51 मत दे करके किसी एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति निर्वाचित घोषित करते हैं। ये निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया है। फिर है अन्वेषण, ये सीनेट के हाथ का ब्रह्मास्त्र है। भारत में, इंग्लैंड में संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध कई प्रकार के प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव रख सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उनको पद से हटा सकते हैं। अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों को जांच की शक्तियां दी गई है। संविधान इनको जांच की शक्ति देता है कि यदि आपको कहीं लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है प्रशासन में, तो सीनेट जांच समिति बनाती है। दोनों सदनों की भी संयुक्त समिति बन सकती है और सीनेट की अपनी जांच समिति भी बन सकती है। और इस जांच समिति का जब गठन सीनेट करता है तो पूरा व्हाइट हाउस हिल जाता है। ऐसे ऐसे दुर्धर्ष लोग वहां पर बैठते हैं कि राष्ट्रपति की रातों की नींद हराम हो जाती है। इस सीनेट के हाथ का सबसे बड़ा हथियार है जांच समिति का गठन करना, जांच करना, प्रशासन की जांच करना, और उसमें राष्ट्रपति भी लपेट में आ जाता है। ये सबसे बड़ा अस्त्र है। फिर नए राज्यों का प्रवेश। मूल संविधान जब बना था तो उसमें 13 राज्य थे, आज वहां पर 50 राज्य हैं। तो नए राज्यों को सीनेट और प्रतिनिधि सभा मिल करके प्रवेश देते हैं 2/3 बहुमत से। मतलब यह हुआ कि सीनेट का लगभग 90% काम 2/3 बहुमत से होता है। बहुत कम काम ऐसे होते हैं जो काम साधारण बहुमत से होता है। मैक्सिमम काम उसका 2/3 बहुमत से होता है। ये है सीनेट की शक्ति। अब देखिए जरा सीनेट की स्थिति, ये स्पष्ट हो गया कि सीनेट अमेरिकन व्यवस्था की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है। जरा दोष देखें, जहां अच्छाई है वहां पर तो बुराई होगी ही। और जब तक किसी सदन के गुण को जानने के बाद दोषों की चर्चा न कर दी जाए तो फिर सांगोपांग अध्ययन नहीं हो पाता। तो देखें दोष क्या क्या दोष होते हैं इसमें। 1, 2, 3, 4 तो 4 पॉइंट हैं। पहला है चुनाव में धन का उपयोग, दूसरा है अयोग्य भी निर्वाचित, तीसरा है चुनावी भ्रष्टाचार, चौथा है करोड़पतियों को बुलाना। ये सब चुनाव से संबंधित। सोचिए कि सीनेट के चुनाव में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है उतना भ्रष्टाचार दुनिया के किसी भी देश के निर्वाचन में नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, लोकसभा का प्रत्येक सदस्य अपना संसद का जीवन असत्य से शुरू करता है। असत्य से शुरू का मतलब क्या होता है? झूठ से शुरू करता है। कैसे? वह निर्वाचन आयोग को शपथ पत्र देकर कहता है कि मैंने जो निर्वाचन व्यय की सीमा है उसके अंतर्गत ही व्यय किया, उससे ज्यादा नहीं। जबकि सब कोई जानते हैं कि उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा व्यय प्रत्येक सांसद, लोकसभा का प्रत्येक सदस्य करता है और तब जाकर वह चुनाव जीत पाता है। उससे 100 गुना ज्यादा। मान लीजिए अभी 20-25 लाख रुपए है खर्च करने की सीमा, तो समझ लीजिए कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपये का खर्चा करता है। लेकिन चुनाव इस प्रकार के भ्रष्टाचार को नियंत्रित कौन करेगा? संसद करेगी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन करने की व्यवस्था संबंधी विधेयक 90 बार सीनेट ने स्वीकार किया था। 91वीं बार विधेयक पास हुआ। तो भारत के सांसदों से यह अपेक्षा की जाती है, की जा सकती है क्या, कि वे लोग भी ऐसा कोई प्रावधान करें कि चुनावी भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सके? नो एंड नेवर। तो चुनाव में धन बढ़ता है। पहले जब सीनेटरों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता था, मतलब राज्य की विधानसभाएं क्या करती थी, तो धनी लोग वोट खरीद लेते थे।
पैसा देकर के उनको उनका वोट ले लेते थे। परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा। इस भ्रष्टाचार को 17वें संशोधन के द्वारा कुछ ठीक किया गया, लेकिन अब पूरे राज्य भर में उनको दौरा करना है, पूरे राज्य भर के लोगों की जनता का समर्थन प्राप्त करना है। तो भ्रष्टाचार जितना था आज भी है और आज उससे ज्यादा बढ़ते जा रहा है। फिर अयोग्य भी निर्वाचित हो जाता है। लास्की कहता है कि ये जो सीनेट है, सीनेट में सभी प्रकार के लोग होते हैं। यहां पर सबसे बड़े बड़े सेनापति होते हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश होते हैं, कानूनविद होते हैं, बड़े बड़े वकील होते हैं, बड़े बड़े पत्रकार पहुंचते हैं, बड़े बड़े धनी और रईस व्यक्ति पहुंचते हैं, और बड़े बड़े स्मगलर और चोर और भ्रष्ट व्यक्ति भी पहुंचते हैं। यहां तक कि लास्की कहता है कि मैंने कुछ सीनेटरों को, पेंसिल्वेनिया के ऐसे सीनेटरों को देखा है जिनको सीनेट में रहने की तुलना में, रहने की अपेक्षा जेल में होना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति सीनेटर बन जाते हैं किसके बल पर? पैसे के बल पर। भारत में भी तो यही हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, सोचिए कि जिन लोगों को जेल में होना चाहिए आज देश का शासन चला रहे हैं। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान किसी का नाम लेकर के बोलने की अनुमति नहीं देता, समझदार को इशारा काफी होता है। तो खैर, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी, बड़े बड़े स्मगलर, बड़े बड़े भ्रष्ट व्यक्ति भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर चुनावी भ्रष्टाचार, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। चुनावी भ्रष्टाचार को वहां पर चूंकि निर्वाचन आयोग नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर सदस्य खर्चा करते हैं, और परिणाम ये होता है यह करोड़पतियों का क्लब बन गया है। सीनेट में कोई गरीब व्यक्ति का, गरीब वर्ग के लोगों का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाता, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता है, और जब तक कोई उम्मीदवार खुद अपने अंटी से पैसा नहीं निकालेगा, जीतेगा कैसे? दल सपोर्ट कैसे करेगा? तो ये करोड़पति क्लब है। फिर है फिलिबस्टरिंग। फिलिबस्टरिंग एक नई व्यवस्था है। क्या नई व्यवस्था है? सीनेट में सदस्यों को बोलने की अनुमति है, भाषण देने की अनुमति है। और फिलिबस्टरिंग का मतलब होता है लगातार किसी विषय पर भाषण देना। कितने देर तक? अनलिमिटेड टाइम तक। 1953 में सीनेटर मोरिस नाम का एक व्यक्ति था, मोरिस, उसने 23 घंटे 54 मिनट तक भाषण दिया था। 23 घंटे 54 मिनट, पूरा 24 घंटे से लगभग 24 घंटे उसने भाषण दिया था। आप किसी को बोलने से रोक नहीं सकते। एक बार यदि सदस्य ने माइक पकड़ा तो जब तक चाहे तब तक वो भाषण दे सकता है। यह संभव है कि वो कोई पुस्तक लेकर घर से आए, उस पुस्तक को लगातार वो पढ़ना शुरू करे, आपको सुनना पड़ेगा। यदि आप सदन में बैठे हैं, सुनना पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते। तो होता यह है कि जब किसी महत्वपूर्ण विधेयक पर मान लीजिए कि चर्चा चल रही है और कुछ सदस्य सोचते हैं कि ऐसा विधेयक पास नहीं होना चाहिए, तो 2, 4, 6 सदस्य मिलकर के फिलिबस्टरिंग करते हैं। मतलब कि एक सदस्य 4-5 घंटे भाषण दिया, फिर दूसरा सदस्य खड़े हो जाएगा, मैं बोलूंगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, या 5वां के बाद फिर पहला बोलेगा, मैं बोलूंगा। तो लगातार ऐसे भाषण 5-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगातार चलते रहता है, और उपराष्ट्रपति या सदन का अध्यक्ष भाषण को नियंत्रित नहीं कर सकते। जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, तब जाकर के किसी विधेयक पर चर्चा बंद की जा सकती है। 2/3 बहुमत यहां पर फिर आ गया, तो फिलिबस्टरिंग का दुरुपयोग होता है। अप्रासंगिक चीजें वहां पर भाषण में बोल सकते हैं सदस्य, आप उसको रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, क्योंकि सीनेटर हैं। सीनेटर मतलब वीआईपी, वीवीआईपी। फिर है सीनेटर का शिष्टाचार। स्वाभाविक है, सीनेटर शिष्टाचार में भ्रष्टाचार का होना स्वाभाविक है, क्योंकि सब सीनेटर अपने अपने सगे संबंधियों को, अपने अपने लोगों को पैसा, हो सकता है पैसा लेकर के भी उनको सिफारिश करें, ये भी संभव है। तो सीनेटर शिष्टाचार का दुरुपयोग होता है। फिर है लॉग रोलिंग। लॉग रोलिंग का मतलब होता है अस्थायी गठबंधन। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई,
सीनेट का हर काम 2/3 बहुमत से होता है, लेकिन किसी भी एक दल को कभी भी 65-67 सीट कभी नहीं मिलती। दोनों सदस्यों के, दोनों दलों के बीच अनुपात लगभग 55 और 45 का होता है मैक्सिमम, या 57 और 40 का होता है, उससे ज्यादा नहीं। 60 और 40 का अनुपात कभी नहीं रहा। मतलब दोनों 19-20-21 इस प्रकार, या 19-22 इस प्रकार से चलते हैं। लेकिन प्रस्ताव पारित करने के लिए आपको 67% वोट चाहिए, 67 वोट चाहिए। तो दोनों दलों के सदस्यों के बीच अस्थायी गठबंधन होता है। चलो तुम इसको पास करने के लिए सपोर्ट करो, हम तुम्हारे समय काम आएंगे। लाभ रोलिंग होता है, लाभ रोलिंग का दुरुपयोग होता है। यदि राष्ट्रपति जिस दल का है उसी दल का बहुमत सीनेट में हो तो राष्ट्रपति को स्वीकृति लेने में सुविधा होती है। लेकिन मान लीजिए सीनेट में दूसरे दल का बहुमत हो तो राष्ट्रपति को आंख और नाक दोनों दिखाई देता है एक बार। जांच समिति का दुरुपयोग होता है। स्वाभाविक है, जहां अच्छाई है बुराई तो होगी ही। जांच समिति के द्वारा यदि प्रशासनिक भ्रष्टाचार को सामने लाया जा सकता है तो कुछ लोग हो सकता है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, प्रशासन को बदनाम करने के लिए, राष्ट्रपति को बदनाम करने के लिए इसका उपयोग करें। ये स्वाभाविक है। जहां जांच समिति प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर सकती है, वहीं राष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये सीनेट की कुछ दोष हैं, सीनेट की कुछ कमियां हैं, और ये इस प्रकार के दोष, इस प्रकार की त्रुटियां, इस प्रकार की कमियां दुनिया के सभी देशों के सदनों में पाई जाती है। अब जरा देखें महत्व के बारे में। सबसे प्राइस करते हैं अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था में सीनेट गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। एक तरफ यह प्रतिनिधि सभा की ज्यादा लोकप्रियता की महत्वाकांक्षा को, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति के राजा बनने की आकांक्षा को नियंत्रित करता है, बैलेंस करता है। और सीनेट के चलते प्रतिनिधि सभा न तो लोकप्रिय सदन बन सकी है, न ही राष्ट्रपति सम्राट बनकर काम कर सका है। सीनेट दोनों को नियंत्रित करता है, और यह गुरुत्वाकर्षण का केंद्र इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पूरे अमेरिका के सबसे योग्य व्यक्ति, सबसे भ्रष्ट व्यक्ति, सबसे लायक व्यक्ति, सबसे नालायक व्यक्ति, बड़े बड़े धनी रईस, बहुत बड़े बड़े कानूनविद, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, सेनापति, साहित्यकार, वैज्ञानिक, ऐसे लोग सीनेट का सदस्य बनते हैं। समझिए कि ये जो 100 लोग हैं, ये 100 अमेरिका के क्रीम हैं। इसी प्रकार से सबसे बड़े भ्रष्ट व्यक्ति भी पैसा के बल पर पहुंच जाते हैं। आप कितना रोकेंगे? और दूसरी चीज, मुनरो कहता है यह अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का मेरुदंड है। कैसे मेरुदंड है? एक तरफ यहां पर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बैठते हैं। पहले विधायिका सभाएं निर्वाचित करती थी, अब जनता खुद निर्वाचित करती है। तो जिस प्रकार से प्रतिनिधि सभा के सदस्य अपने आप को जनता का प्रतिनिधि बोल सकते हैं, सीनेटर भी कह सकते हैं हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, सीनेटर अपने पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि दोनों सदस्यों का निर्वाचन पूरे राज्य की जनता करती है। इस प्रकार से यह अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। कुछ काम ऐसे हैं जो सीनेट और प्रतिनिधि सभा मिलकर कर सकते हैं, राष्ट्रपति भी इग्नोर कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो सीनेट और राष्ट्रपति मिलकर कर सकते हैं, प्रतिनिधि सभा को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई काम अमेरिका में नहीं होता जो सीनेट को छोड़ करके ये दोनों राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा मिलकर कर लें, सीनेट को इग्नोर कर दें। ऐसा कोई काम नहीं हो सकता। हर काम में सीनेट होता है, उसको वह अपने दोनों हाथों से दोनों तरफ अपने नियंत्रण को, चाबुक को लगाते रहता है। तो देखें, सबसे पहले संवैधानिक कारण। संवैधानिक कारण, जब संविधान बन रहा था तो अमेरिकन संविधान निर्माता ये सोचते थे कि
एक ऐसे सदन का निर्माण होना चाहिए जो नियंत्रण स्थापित करने का काम कर सके। तो दोनों सदन को समान शक्तियां देना संभव नहीं था। इंग्लैंड में प्रथम सदन शक्तिशाली था, अभी भी शक्तिशाली है। तो अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने सोचा कि नहीं, इसका निर्माण ऐसे किया जाए कि दुनिया में विशाल हो। तो उन्होंने समानता के आधार पर गठित होने वाले सीनेट को ज्यादा शक्ति संपन्न बनाया। और ब्रोकन जैसा विचारक लिखता है कि कांग्रेस का प्रावधान करते समय जब संविधान निर्माताओं ने सीनेट का पहले उल्लेख किया तो यह लिपि की त्रुटि नहीं है। यह संविधान निर्माताओं को मंशा को बताता है कि अमेरिकन संविधान निर्माता सीनेट को जानबूझ करके प्रतिनिधि सभा के ऊपर स्थापित करना चाहते थे ताकि यह दुनिया के लिए विशाल बन जाए। यह संवैधानिक कारण है। दूसरी चीज प्रत्यक्ष निर्वाचन। सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष होने के नाते सीनेटर दावे के साथ कह सकता है प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को कि तुम एक निर्वाचन क्षेत्र के जनता का प्रतिनिधित्व करते हो, हम पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी चीज लघु आकार। इसके सदस्यों की संख्या 100 है, उसके सदस्यों की संख्या 435 है। 100 सदस्य होने के कारण लोगों को यह आकर्षित करता है क्योंकि यह लोगों को सदस्यों को बोलने का ज्यादा अवसर देता है। तीसरी चीज स्थायी सदन है। हर 2 साल में एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो इसमें हमेशा 2 तिहाई सदस्य पुराने बने रहते हैं। फिर प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 साल है। 2 साल में लोग क्या करते हैं? एक साल कार्यवाही सीखने में लग जाता है, दूसरा साल अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है, अगले साल के चुनाव में लोग हार जाते हैं, 2 साल में बीत जाता है। जबकि यहाँ पर सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होकर के आ चुके हैं। और एक चीज महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में कभी भी मध्यावधि चुनाव नहीं होते। तो मान लीजिए कोई सीट खाली होगी तो उस सीट को उस राज्य का गवर्नर मनोनीत करके किसी व्यक्ति को भेजता है और वह सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है और उस सदस्य का स्थान ले लेता है। और फिर कुलीनता। यहाँ पर बड़े बड़े कुलीन व्यक्ति सदस्य बन सकते हैं क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ती है। और फिर आम आदमी यहाँ पर कैसे पहुंच सकेगा? जो करोड़ों डॉलर खर्चा करने की हिम्मत रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ही सीनेट का सदस्य बन पाते हैं। तो एक कुलीन होने के कारण इनका एक उच्च स्तर हमेशा सदन में बना रहता है। फिर है छोटे राज्यों के हितों का रक्षण। छोटे राज्य भी 2 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, बड़े राज्य भी 2 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। जैसे पेंसिल्वेनिया राज्य है, वह 11 प्रतिनिधि सभा में भेजता है, लेकिन 2 सदस्य सीनेट में भेजता है। नेवादा राज्य 1 सदस्य निर्वाचित करता है प्रतिनिधि सभा के लिए, सीनेट में 2 सदस्य निर्वाचित करके भेजता है। मतलब सीनेट छोटे राज्यों के हितों का रक्षण है। फिर उत्तरदायित्व का अभाव। दुनिया के अन्य देशों में जहां पर प्रथम सदन शक्तिशाली है, मूल कारण यह है कि वहां पर कार्यपालिका प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब मंत्रिमंडल प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल किसी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो जब उत्तरदायी नहीं होता तो प्रतिनिधि सभा को जो शक्ति उसको शक्तिशाली बना सकती थी वही चीज ही नहीं है, तो प्रतिनिधि सभा की उपयोगिता वैसे ही कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा कारण है प्रतिनिधि सभा के शक्तिहीन होने और सीनेट के शक्तिशाली होने का बहुत बड़ा कारण है। फिर स्वतंत्रवाद विवाद। यहाँ पर दलगत अनुशासन उतना कठोर नहीं है जितना दूसरे देश में पाया जाता है। लाभ रोलिंग होता है, मिलजुल करके जब काम करो तो स्वतंत्रवाद विवाद होता है। स्वतंत्रवाद विवाद होता है मतलब ये हुआ कि लोग पूरी तैयारी से आते हैं और वहां के समाचार पत्र भी सीनेटरों के द्वारा कही गई बातों को बड़ी प्रमुखता से छापते हैं। स्वतंत्रवाद विवाद होता है। फिर राजनीतिक महत्व। सीनेट की सदस्यता को देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए सोपान माना जाता है। कई ऐसे सीनेटर हुए हैं जो आगे चल करके अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बने हैं, तो सीनेट को सोपान माना जाता है। मतलब कि दुनिया में देश में यदि कुछ कर दिखाना है, आपको लोकप्रिय होना है,
तो सीनेट का सदस्य बने। फिर है आगे प्रमुख स्तंभ है, यह अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का सर्वाधिक प्रमुख स्तंभ है। और आखिरी है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। पूरे अमेरिकन व्यवस्था में, पूरे अमेरिका में जो क्रीम है, ऐसे लोग इसका सदस्य बनते हैं। और जहां पर इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति सदन का सदस्य बनते हैं, स्वाभाविक है उस सदन की गरिमा, उस सदन की स्थिति, उस सदन का प्रभाव पूरे अमेरिका में, न केवल अमेरिका में, अभी तो पूरी दुनिया में उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। इस प्रकार से सीनेट अमेरिकन संविधान की व्यवस्था का सर्वाधिक प्रमुख केंद्र है। जैसे कि लास्की कहते हैं, लास्की कहता है, लास्की कौन था? जब भारत को आजादी मिली तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, और मजदूर दल की सरकार थी, मजदूर दल के नेता थे इटली, और इटली ने ही हमको आजादी दी। तो उस मजदूर दल के अध्यक्ष थे हेराल्ड लास्की, राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े विचारक हेराल्ड लास्की। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें राजनीति विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया था। तो हेराल्ड लास्की कहता है, सीनेट के विरुद्ध सब कुछ जानने और सुनने के बाद यही कहा जा सकता है कि अमेरिकन प्रशासन, अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था की सर्वाधिक प्रमुख सफलताओं में से एक है। ये है सीनेट। इसी के साथ एक छोटी सी बात, कानून बनाने की प्रक्रिया। हमने इंग्लैंड में कानून बनाने की प्रक्रिया देखी थी, आज अमेरिका में भी देख लेते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहली बात, यहाँ पर सरकारी विधेयक और निजी सदस्य विधेयक नाम की कोई चीज नहीं होती। जितने भी विधेयक सदन में पेश किए जाते हैं, वस्तुतः ये राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा तैयार किए जाते हैं। सीनेटरों को या प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को बुला करके उनको चाय पानी दे करके उनको समझा करके उनको विधेयक दिया जाता है, ताकि वे सदन में विधेयक पेश कर सकें। तो विधेयक को भी सदस्य किसी भी सदन में पेश कर सकता है। जब कोई विधेयक सदन में पेश होता है तो क्लर्क उस विधेयक की कॉपी सभी सदस्यों को दे देता है। प्रथम वाचन खत्म। दूसरा वाचन होता है, दूसरा रीडिंग होता है समिति अवस्था। उस विधेयक को किसी समिति को भेजते हैं, सदन की समिति। प्रत्येक विधेयक को समिति जरूर भेजा जाता है समिति के पास। समिति उस विधेयक के बारे में विचार करके गहन विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सदन में देती है। लगभग 90 से 95% विधेयक समिति अवस्था में ही खत्म हो जाते हैं। समिति रिपोर्ट दे देते हैं कि ये विधेयक बेकार है, अनुपयोगी है, खत्म। तो 90 से 95% विधेयक समिति अवस्था में खत्म हो जाते। लेकिन मान लीजिए समिति ने उस विधेयक के बारे में बढ़िया सुझाव दिया, तो उस सुझाव के आधार पर द्वितीय वाचन होता है। द्वितीय वाचन में खूब तू में तेरी बेरी सब होती है, गर्मा गर्म बहस होती है, खूब बहस होती है, फिलिबस्टर भी होती है। और उसके बाद फिर यदि उस विधेयक के प्रत्येक धारा, प्रत्येक शब्द पर भी यहाँ पर बहस होती है, मतदान की मांग की जा सकती है। उसके बाद फिर विधेयक पर पूरा विचार हो जाने के बाद फिर आता है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में अंतिम एक बार मतदान होता है, हाँ या ना। यहाँ पर संशोधन परिवर्तन नहीं होता। तृतीय वाचन, तृतीय वाचन में पास हो गया मतलब पास नहीं हुआ मतलब खत्म। और इसके बाद फिर सदन का अध्यक्ष पर हस्ताक्षर करता है, फिर उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है विधेयक। दूसरा सदन भी उस पर विचार करता है। विचार करने के बाद यदि उसको पास कर दिया दूसरा सदन भी, तब फिर उसको आगे राष्ट्रपति की तरफ भेजा। मान लीजिए दोनों सदन में मतभेद हो गया, उसको गत्यावरोध कहते हैं, डेडलॉक। मतलब कि एक सदन ने पास किया, दूसरा सदन पास नहीं किया या कुछ संशोधन सहित पास किया, तब फिर दोनों सदनों की संयुक्त समिति बनाई जाती है। संयुक्त समिति मतभेद के मुद्दे पर विचार करके रिपोर्ट देती है। यदि दोनों सदनों में सहमति हो गई तो ठीक, सहमति नहीं हुई तो फिर एक नई संयुक्त समिति बनाई जाती है। संयुक्त समिति का मतलब दोनों सदन के सदस्य कुछ सदस्यों को लेकर के समिति बनाते हैं।
यदि दूसरी बार की रिपोर्ट के आधार पर भी संशोधन मतभेद बना रही तो विधेयक को भी निरस्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और इस प्रकार से जब दोनों सदनों से विधेयक पास हो जाता है तो फिर अगले नंबर 6 आता है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, विधेयक कानून बनकर लागू हो जाता है। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया, उसके बाद 10 दिन का समय है। 10 दिन के अंदर राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा। यदि नहीं किया तो, यदि उसने कर दिया तो विधेयक कानून बनकर लागू हो गया। यदि उसने नहीं किया और 10 दिन के अंदर उस विधेयक के बारे में आपत्ति निकालते हुए, आपत्ति जताते हुए वह वापस विधेयक संसद में भेज देता है, कांग्रेस के पास भेज देता है, इसको कहते हैं वीटो। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर आपत्ति जताते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार करना और विधेयक को व्यवस्थापिका या कांग्रेस में भेजना। तो चूंकि राष्ट्रपति उस पर वीटो कर चुका है, कर दिया है, इसलिए संसद के कांग्रेस के दोनों सदन उस पर विचार करके, अलग अलग विचार करके 2/3 लोग से पास करेंगे। पहली बार पास किए थे साधारण बहुमत से, लेकिन चूंकि वीटो का प्रयोग हुआ है इसलिए अब जब पास करेंगे तो 2/3 बहुमत से पास करेंगे। और जब 2/3 बहुमत से पास करेंगे राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ेगा। लेकिन 2/3 बहुमत मिलना किसी विधेयक के लिए इतना सहज नहीं है। तो राष्ट्रपति ने यदि वीटो किया तो लगभग 80-90% विधेयक खत्म हो जाए। इसके अलावा एक पॉकेट वीटो का भी अधिकार है राष्ट्रपति को। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के पास 10 दिन का समय है। यदि इस 10 दिन के अंदर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर नहीं किया और उधर कांग्रेस का अधिवेशन भी खत्म हो गया तो वो राष्ट्रपति की जेब में पड़ा खत्म हो जाता है। उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। और उस विधेयक को दोबारा यदि पारित करने की आवश्यकता है तो फिर से इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजर करके वो विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास आए। ये है अमेरिका में कानून निर्माण प्रक्रिया। इसी के साथ सीनेट का चैप्टर समाप्त होता है। ये कार्य व्यवस्थापिका को कंप्लीट हो गया। अब अगले व्याख्यान में चलेंगे सर्वोच्च न्यायालय। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।